वंदे मातरम। मैं हूँ राजगुरु गुरुकुल समाचार की ओर से। आज पहुँचे हैं पंजाब राज्य के रोपन जिले के बहादुरपुर गांव में। यह दुनिया का सबसे अच्छा गोबर गैस प्लांट है। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे गगन जी से। गगन जी जो इसको संचालित करते हैं वो इस पूरे बहादुरपुर गांव में लगभग 80 घर हैं। 80 घरों में बिल्कुल निःशुल्क गैस की सप्लाई करते हैं। ये सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। यानी कि मैं ये कहूँ कि इस गांव की ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबन गगन जी लेके आए हैं और गगन जी ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। पूरा ये जो गोबर गैस प्लांट है इसको बनाने की क्या लागत है, किस प्रकार से कितने गोवंश के साथ हम बना सकते हैं, पूरा विस्तार से हम जानेंगे। पल पल की खबर जानेंगे। गुरुकुल समाचार के साथ आप सभी जुड़े रहिए। वंदे मातरम, जय भारत। तो जैसा कि हमने बताया कि एक इतना अच्छा गोबर गैस प्लांट है कि 70 घरों में बिल्कुल निःशुल्क गैस की सप्लाई हो रही। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गगन जी और गगन जी से हम जानेंगे आखिर इतना बड़ा परोपकार का कार्य करने की इनको प्रेरणा कहाँ से मिली। सर ऐसा है कि जो हमारे गुरु हैं जी, गुरु नानक देव जी, उनकी है कि सरबत का भला, कि सबका भला हो तो तभी हमारा भला होगा जी। तो इसी वजह से हमने किया कि हम इस गांव में रह रहे हैं और इस गांव में हम आगे बढ़े हैं तो हमारा गांव भी हमारे साथ बढ़े। तो जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे गांव को क्या लाभ हो सकता है, तो वहाँ से हमने सोचा कि ये बायोगैस प्लांट बनाकर हम पूरे गांव को जो गैस है वो सप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा गगन जी ने बताया और गुरुओं की कृपा है। भारत का इतिहास गुरुओं के बलिदान से भरा पड़ा है और मैं अगर ये कहूँ कि अगर भारतीय जो संस्कृति अगर कहीं ना कहीं बची हुई है तो गुरु गोविंद सिंह जी का, तेग बहादुर जी का बहुत बड़ा योगदान है। बस ज़रूरी अब ये है कि उनके मार्गदर्शन में, उनके जो पथ पे हमारे गुरु चले उसी पथ पे हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि आज भी भारत संकट में। तो खैर वो विषय अलग है। तो गगन जी मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये कितना पुराना आपका गोबर गैस प्लांट है। तो इसे लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गई। तो क्या गांव को 10 साल से सप्लाई जा रही है? हाँ जी, ये सर जो सप्लाई है वो अप्रैल 2011 से चल रही है। तो ठीक 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, अप्रैल हो चुके हैं। तो कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि गोबर गैस प्लांट को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, बंद हो जाते हैं, और ये 10 वर्ष से एक्टिव है और पूरे गांव में सप्लाई भी जारी है। आगे गांव वालों से भी आपका संवाद हम दिखाएंगे। गगन जी मेरा जो प्रश्न है कि इसका जो एरिया है जहाँ पे गोबर हम डाल रहे हैं, जो टंकी का साइज है, वो टंकी का साइज क्या है? सर जो टंकी है वो 2 डोम शेप्ड है जी, डाइजेस्टर जिन्हें बोलते हैं, जिसमें गैस बनती है। वो तकरीबन 150 क्यूबिक मीटर के हैं जी दोनों। 150 क्यूबिक। हाँ जी। अगर मैं इसको जो पूरा घेरा बन रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करूं तो क्या पता चल सकता है? ये सर जो एरिया है वो 60 बाय 40 का एरिया है। इसके अंदर 2 डाइजेस्टर हैं, एक लेवल टैंक है और एक स्टोरेज टैंक है। तो मैं अगर गलत नहीं समझाऊं तो 60 बाई 40 के अंदर आपका गैस भी बनती है और बाद में जो खाद के रूप में जो निकलता है वो भी बनता है, वो भी कुछ स्टोर हो जाता है, वो भी स्टोर हो जाता है। इसकी गहराई कितनी है? ये सर 15 फीट गहरा है जी। 15 फीट गहरा है। तो अंदर जो गहराई है वो सीमेंटेड है? नीचे सीमेंटेड है जी, बाकी वो ईंटों से बना हुआ है। नीचे सीमेंटेड है। हाँ जी। इसको बनाने के लिए मिस्त्री कहाँ से लेके आए आप? मिस्त्री सर हरियाणा से थे जी। उनका नाम राजकुमार जी हैं जी। मुझे एरिया नहीं पता वो कहाँ से है। उनके मोबाइल नंबर आपके पास सुरक्षित होंगे? हाँ जी, उनका मोबाइल नंबर है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। मैं दर्शकों को उनका मोबाइल नंबर भी दूंगा, क्योंकि हरियाणा में लगभग प्रत्येक ज़िले में 5 से 10 गौशालाएँ हैं और इस प्रकार का अगर प्रबंध किया जाए तो कहीं ना कहीं हम गाँव को स्वावलंबन की तरफ लेके जा सकते हैं। और दूसरा, जो हमारी धरती माई के अंदर यूरिया, डीएपी और केमिकल रूपी जहर डल रहा है उससे भी बचाया जा सकता है। तो गगन जी एक बार आप सभी दर्शकों को इसकी पूरी प्रक्रिया बता दें कि कहाँ से गोबर आ रहा है, और मैं मेरे सहयोगी राजगुरु जी को मैं बोलूँगा कि वो पूरा फोकस जो है ना इस पर बताएं। आए जो गोबर है जी वो हमारे पास तकरीबन 120 गायें हैं जी। उन्हीं का गोबर, जो सारे पूरे दिन का गोबर और पेशाब, ये हमारे इस टैंक में आ जाता है जी। इसमें हम इसे घोल कर आगे डाइजेस्टर्स में डालते हैं जहाँ पे गैस बनती है जी।
उसके बाद वो लेवल टैंक से होते हुए स्टोरेज टैंक में चला जाता है। जी, तो एक बार राजगुरु जी आप दिखा दें जो ऑटोमेटिक इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है। बाद में हम आपको गौशाला में भी लेके जाएंगे। वहाँ से गोबर अपने आप आता है इस टैंकर में। इस टैंकर में आने के बाद पानी अतिरिक्त डाला जाता है इसमें, पेशाब भी इतना आता है तो पानी की भी, यानी कि गौमूत्र इतना आता है कि पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ताज़ा गोबर आता है या एक दिन बाद का आता है? ताज़ा साथ के साथ आ रहा है उधर। साथ के साथ यहाँ पे गोबर आ रहा है। इसमें गोबर आने के बाद कोई मशीन हमें चलानी पड़ती है? ये पंप है जी, स्लरी पंप, इसी से हम इसे घोलते हैं। और ये आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये पंप है और ये पंप चलता है बिजली से या डीजल से? वो ट्रैक्टर से, पीटीओ शावर से चलता है। ट्रैक्टर से ये पंप चलता है और पूरे को घोल देता है, मिश्रण कर देता है। ये कहें कि एक जी कर देता है। जिस तरीके से हम घर में आटे को गूंथते हैं उस तरीके से मिश्रित करके, और ये गोबर चला जाता है टैंकर के अंदर, क्योंकि लोग देसी भाषा को समझेंगे। टैंकर के अंदर चला जाता है और टैंकर से आगे कहाँ पे जो गैस बनने के बाद और जो खाद निकलता है वो और आगे हम दिखाएंगे। देख रहे हो आप जी, यहाँ से गैस जाती है पूरे गांव को। ये जो पाइप है इधर, ये जो पाइप है पीछे वाली पीछे वाली पाइप, पीछे वाली जो पाइप है मैं एक बार दिखा देता हूँ उसका कनेक्शन कहाँ से है। आइए राजगुरु जी, ध्यान, लाइट वाइट तो नहीं है ना इधर कुछ? ये पूरा टैंकर का एरिया है और यहाँ से ये गैस निकल रही है और ये ऑन ऑफ का है इसका। ये इस समय ऑन है, ये इस समय ऑन है। गांव के अंदर सप्लाई जा रही है और ये पूरा का पूरा गैस इधर से निकलता हुआ और प्रॉपर घरों में लाइनें बिछी हुई है। और यहाँ पे भी कुछ है, मीटर वगैरह लगा हुआ है। ये बस वो प्रेशर पंप है, वो प्रेशर को चेक करने का काम आता है ये। तो यहाँ पे ये प्रेशर गेज लगा हुआ है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रेशर कितना है। इधर से आ सकते हैं, इधर कुछ लगा हुआ है थोड़ा सा साइड से। तो हमारे साथ गगन जी जुड़े हुए हैं। गगन जी आप थोड़ा सा, लेवल टैंक है जी, ये लेवल टैंक है। हाँ जी। इससे क्या होता है, जो गोबर पुराना हो गया वो इधर से बाहर होके स्टोरेज टैंक में आ जाता है। और जब हम गैस छोड़ते हैं तो यही लेवल टैंक गोबर को गैस को प्रेशर देता है आगे जाने के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो गोबर पुराना हो गया है, हाँ जी, हाँ जी, प्रेशर के माध्यम से जब उसकी गैस निकल चुकी है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। पुराना जो गोबर है जिसकी गैस निकल चुकी है वो यहाँ पे से भी गैस निकलती रहती है। गोबर में से तो 80 दिन तक गैस निकलती रहती है। तो जो हमारा प्लांट है वो छोटा हो गया जी, हमारे पास गोबर ज़्यादा हो गया। हाँ, तो इस वजह से गोबर थोड़ा पहले ही आ जाता है बाहर। तो अभी आप देख रहे हो साइड पे आपको दिख रहा होगा वो गैस के बुलबुले से बन रहे हैं। तो जैसा गगन जी ने बताया कि गोबर में से तो लगभग 80 दिन तक गैस निकलती है, लेकिन प्लांट का साइज जो है छोटा हो गया है, इसलिए गैस रहते हुए भी हमें बाहर निकालना पड़ता है। और जो एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि ये जो बुलबुले निकल रहे हैं ये इस बात की पहचान है कि इसके अंदर अभी भी गैस है। तो आगे ये निकलने के बाद खाद के रूप में जो धरती माई का जो भोजन देते हैं वो कहाँ पे वो आगे इधर आगे। तो राजगुरु जी एक बार दिखाएं, ये धरती माता के लिए अमृत रूपी खाद, जहाँ एक तरफ हम जमीन के अंदर जहर, यूरिया, डीएपी डाल रहे हैं। जो हमारा सर्कल है वो 10 दिन का, ये 10 दिन का है। हाँ जी, हाँ जी। तो गगन जी हम जानना चाहेंगे जो खाद है, इस खाद का आप क्या प्रयोग करते हैं? वो अब पीछे अगर राजगुरु जी दिखा पाए राजगुरु जी एक बार वो टैंकर दिखाएं। हाँ जी, वो टैंकर से हम क्या करते हैं, इसे स्लरी को उसमें डाल देते हैं, तो उसी से वो सीधा खेत में ट्रैक्टर ले जाता है और खेत में छोड़ देते हैं। तो इस खेत में ले जाने के क्या चार्जेज होते हैं? जो हमारा टैंकर है जी, हम 200 रुपये टैंकर के लेते हैं। बाकी ट्रैक्टर जो बंदा डालना चाहता हो उसका खुद का। देखिए कितने नाम मात्र खर्च में 200 रुपये में अमृत तुल्य खाद आपको मिलता है। तो कमाल की बात है, आज भी इस धरती माई पे गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य विद्यमान हैं जो इतना बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। तो मैं इनको नमन भी करता हूँ, वंदे मातरम भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। आगे मैं गौशाला से किस प्रकार से गोबर आ रहा है इस टैंक में ऑटोमेटिक, वो आपको दिखाएंगे। राजगुरु जी एक बार दिखाइए
जो गाय है, ये गाय गोबर करती है, आप लाइव दिखा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे गोबर किया, गोमूत्र किया, और नीचे जो ये सीवरेज है इसके अंदर जाता है, पानी डाला जाता है और इसी के माध्यम से सीधा नाला फावड़े से ही वो, फावड़े से। हाँ जी हाँ जी, फावड़े से वो गोबर एक लड़का वहाँ जैसे उस गाय ने किया, वो फावड़े से उसे इस टैंक के अंदर डाल देगा, तो ये अपने आप धीरे धीरे उधर आगे जाता है। तो जो टैंक का जो प्रेशर है वो कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे फावड़े से सीवरेज में डाल दिया। हाँ जी हाँ जी, वो सर नेचुरली ग्रेविटी से, ढलान से, ढलान आपने इस प्रकार का ढलान बनाया हुआ है कि अपने आप वो चला जाता है। यानी कि पहले ही इन्होंने लेआउट बनाया कि जहाँ पे आप भी जब भी कोई नया इस तरीके का प्लांट बनाए तो अपना लेआउट बनाएं कि जो गोबर गोमूत्र का ढलान, यानी कि जहाँ पे टैंक बना है वो टैंक निचाई में होना चाहिए और गौशाला ऊंचाई में होनी चाहिए, ताकि अपने आप वो ग्रेविटी से चला जाए। तो ये जितनी भी गाय हैं इनके विषय में हम जानना चाहेंगे, आपने कहाँ से खरीदी? ये सर हमने तकरीबन 25 गायें हम बेंगलोर से लेके आए थे, और तकरीबन 30 से 35 गायें हमने पंजाब से ली थी। बाकी फिर ये अपने आप आगे ब्रीडिंग से हमने बढ़ाई। बहुत अच्छा। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव भी है, मेरा निवेदन है आप यहाँ आ जाएं। जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु नानक जी ने पूरे समाज को एक दिशा दी, उसी प्रकार से भगत सिंह जी ने भी हमें एक दिशा दी है, राजगुरु जी ने भी दिशा दी है, और आधुनिक दौर में भाई राजीव दीक्षित जी ने भी हमें दिशा दी है, और उन्हीं की प्रेरणा से हम कार्य करते हैं। तो मेरा जो आपसे सुझाव है, इस धरा के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं वो सब ईश्वर की संतान हैं। आप नाम कुछ भी आप ले सकते हैं, और इन जीवों का बीज, यानी कि कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि गेहूं का आविष्कार मैंने किया है, बकरी का आविष्कार मैंने किया है, या मनुष्य का आविष्कार मैंने किया है। जहाँ तक मेरा ज्ञान जाता है, जहाँ तक विज्ञान जाता है, धरा पे कोई नहीं कह सकता कि हमने बकरी का बीज ईजाद किया, या मुर्गे का किया है, कबूतर का किया है। तो जो जीव परमात्मा की प्रक्रिया से बने हुए हैं, जैसे आप और हम, वो सब प्राकृतिक हैं, और जो परमात्मा की प्रक्रिया से हटके बने हुए हैं वो अप्राकृतिक हैं। प्रकृति का दोहन, प्रकृति का शोषण, प्रकृति का नुकसान और अप्राकृतिक जीव प्रकृति के लिए बहुत खतरनाक है। तो मेरा जो आपसे सुझाव है, आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि मेरा मन करता है कि आपको गले से लगा लूँ, आपके चरण छू लूँ। मेरा जो एक सुझाव है कि आप यहाँ पे जो गोवंश है वो भारतीय नस्ल का प्राकृतिक गोवंश लेके आए। जैसे साहिवाल नस्ल की एक गाय है, गिर नस्ल की एक गाय है, पंजाब में साहिवाल सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा है जी, वो गाय हमने रखी है, हमारे की जानकारों ने भी रखी है जी। उससे जो एक फार्म के खर्चे हैं वो पूरे नहीं होते जी, क्योंकि उनका दूध बहुत कम है। तो सरकार कोई ऐसा तो है नहीं कि उनका दूध महंगा खरीदती है जी, वो उसी रेट पे खरीदती है जो इन गाय का दूध खरीदती है, तो उन पे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ये हमारे पास 40-50 लीटर का दूध भी दे देती है, और उनका दूध आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर तक जाता है जी। इतना तो उन पर खर्चा आ जाता है गाय पे, तो खर्चे निकलते नहीं। आपकी बात बहुत जायज़ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पंजाब जो है, पूरे पंजाब जो है कैंसर की राजधानी बन चुकी है, और कैंसर के जो मूल 26 कारण हैं, क्योंकि हम इस विषय पर कार्य कर रहे हैं, उसमें से एक अप्राकृतिक जो जीव है। नहीं, मैं इस पे आपको टोकूंगा थोड़ा जी। मेरे दादाजी खुद कैंसर से उनकी डेथ हुई थी जी, बट हमारे पास उस टाइम फार्म नहीं था, तो हमारे पास देसी गाय थी। तो देसी गाय का उन्होंने शुरू से दूध पिया जी, बट फिर भी उन्हें कैंसर हुआ जी। और अगर आप कहो कि जैसे अभी चल रहा है जी A1 मिल्क और A2 मिल्क के बारे में चल रहा है कि A2 मिल्क कैंसर करता है, बट ऐसा अभी तक कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ जी कि जिसमें हो कि हाँ जी A2 दूध से या A1 दूध कुछ है या इससे कैंसर होता है। तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये जो चल रही है वो मिसलीडिंग है, मतलब कि वो गलत चल रही है। इसके ऊपर मैं आपको साक्ष्य के साथ बात करूँगा, और मेरे पास 30 से ज़्यादा केस हैं जिनका डॉक्टरों ने जवाब दिया है, और उनको मात्र जो भारतीय नस्ल का गोवंश है उनके गोमूत्र के सेवन से, तुलसी के सेवन से, पुनर्नवा के सेवन से, जड़ी बूटियों के सेवन से हमने बचाया है। रही बात जो आपका दादाजी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है,
उसको मैं पूरा समझूंगा। उनकी उम्र कितनी थी? उनकी सर 70 प्लस थी उम्र। 70 प्लस थी। उनको कहाँ पे कैंसर हुआ? नहीं सर, अभी मुझे इतना याद नहीं क्योंकि मैं उस टाइम काफ़ी छोटा हूँ, तो उसके बाद में मैं आपको बता देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि आपने वो प्रैक्टिकली देखा है, तो इसलिए आपके मन में वो भाव है। लेकिन ये एकमात्र कारण है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। कि यूरिया, डीएपी और केमिकल का, खाद का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, चाय में जो केमिकल हम ले रहे हैं, उसके अलावा आपका जो रिफाइंड ऑयल उसमें एक कारण है, आयोडीन वाला नमक उसका एक कारण है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण जो बनता है कि आज हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का जो मूल कारण है कि मनुष्य खुश नहीं है, तनाव में है, डिप्रेशन में है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे मसाले जो है ना, रसोई घर के मसाले मिलावटी हैं। आज दूध मिलावटी है, मतलब जितना दूध का प्रोडक्शन उससे कई गुना ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है। तो ये विषय आपकी बिल्कुल बात सही है कि आप लॉजिक बेस पे जा रहे हैं। लेकिन हमने जो पिछले 10 सालों में अनुभव किया है, आप जब भी हमारे गुरुकुल आएंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाएंगे। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे के जाता हूँ, आप उस पर अध्ययन कीजिएगा, मेरी बात को मत मानिएगा, क्योंकि हम सब गुरुओं के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। और गुरु नानक जी ने भी, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी सत्य को ग्रहण किया है, असत्य को त्याग दिया है। तो आप सिर्फ एक कार्य कीजिएगा कि इस गोवंश के पास जो आपके पास है, जो अप्राकृतिक है, आप 2 से 3 घंटे बिताइएगा। और इसी के समकक्ष आप एक शुद्ध नस्ल हम आपको देंगे, उसके पास 3 घंटे बिताइएगा। और फिर आप ये बताइएगा कि किस जगह आपका ऊर्जा का स्तर है बढ़ा है, यहाँ पे इस गाय के पास रह के बढ़ा है या वो दूसरी गाय के पास बढ़ा है। इसे जिस दिन आप प्रैक्टिकली कर लेंगे, आप खुद महसूस कर लेंगे कि प्राकृतिक जीव क्या है और अप्राकृतिक जीव क्या है। ये एक मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया। दूसरा, आज जो सीमन के माध्यम से जीव, जो गायें तैयार हो रही हैं, भले ही वो देसी हो या विदेशी नस्ल की हो, उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं है जो प्राकृतिक जीव में है। तो जब आप गाय का चुनाव करें तो उसकी 2-3 पीढ़ियों को ये खंगालें कि ये सीमन से तैयार हुई है या फिर नंदी महाराज के माध्यम से हुई है। इतना तो आप माने कि प्रकृति ने नर और मादा दिया है, मनुष्य पुरुष भी दिया है और स्त्री भी दी है। तो आवश्यकता थी, इसीलिए ईश्वर ने इनको दिया है। तो जो प्राकृतिक गाय है उसके सानिध्य में आप एक दिन बिताएं और एक दिन इसके सानिध्य में बिताएं। आप खुद से बोल जाएंगे कि हाँ, उसमें ऊर्जा है। कभी आपको लगे कि आप डिप्रेशन में हैं, आप जीवन में तनाव में हैं, आप उस गाय के पास जाएं, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है 6000 कैंसर रोगियों को, बाकी बीमारियों के रोगियों को देखते हुए, और व्यक्तिगत रूप से हम कई बार तनाव में गए हैं। तो उस गाय के पास जब हम जाते हैं तो बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो ये इसको आप अध्ययन करेंगे तो शायद अगली बार जब हम आएंगे तो परिदृश्य अलग होगा। दूसरा जो आपका प्रश्न था उसका भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि इकोनॉमी से ये गाय ज़्यादा अच्छी है। आप जो नस्ल का चुनाव करें तो भारतीय नस्लें भी बहुत सारी दुधारू है। जैसे गिर नस्ल है, 20 प्लस आपको गाय मिलेगी। नस्ल हमारे मेरे जीजा जी हैं, उनके पास गिर भी है, थार पारकर भी है, शाहीवाल भी है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको उनका एड्रेस भी दे दूँगा, तो आप उनके पास जाके देखो तो उनका 5-6 लीटर तक ही दूध दिया, उससे ऊपर दूध नहीं दिया। तो आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा कि एक बार आप उनको हमारे गुरुकुल भेज दें और मैं आपको ऐसी ऐसी गौशालाओं में भी भ्रमण करवाऊंगा। आपके यहीं पंजाब में नूर महल में गौशाला है, आप एक बार उसमें भ्रमण करें। वहाँ पे आपको देखोगे जो साहिवाल नस्ल की गाय है वो भी 15-15 लीटर दूध दे रही है। उसके अतिरिक्त भी जैसे इस गाय का आप जो गोबर गौमूत्र का जो प्रयोग कर रहे हो गैस के रूप में, उस गाय का गोबर गौमूत्र के मात्र गौमूत्र के प्रयोग से आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे। आप जो शुगर की बीमारी है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, पेट के रोग है, कैंसर है, उसके गौमूत्र का अर्क निकाल के जब आप दोगे तो आपकी वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा भी हम मेरे फादर को शुगर है, तो मात्र उन्होंने क्या किया है जी, सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैसे आप दूध लो, कोई भी हो गया, वो बंद कर दिए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हरा, जैसे पहले वो खाते जी, बिल्कुल हो गई, सब्जियाँ हो गई, सलाद हो गया, उससे कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल हो जाता है। इसी से सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी नहीं होता।
तो बाकी चीज़ें मुझे लगता नहीं है कि हमें करने की ज़रूरत है। तो अगर हम यही कर लें, मैं खुद वो डाइट फॉलो करता हूँ, हाँ, बट मैं दूध ज़रूर पीता हूँ और मेरे ख्याल से आप कोई भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप प्राकृतिक, क्योंकि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप छोड़ देते हो तो आपको शरीर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर भारतीय नस्ल का आप दूध पीते हो, जो बिना शोषण के दूध आपने निकाला है, शोषण का अर्थ है कि 2 थनों का जो दूध है वो उसके बछड़े को मिलना ही मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। उसके बाद जो आप दूध निकालोगे उससे आपको, मेरा जो अनुभव है, आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली है। बाकी ये चर्चा का विषय है, लंबा हो जाएगा, फिर भी हम पुनः तो फोकस इसी पे गैस की रखते हाँ हैं। हाँ नहीं गैस भी रखें। बाकी फिर भी निवेदन यही है कि आप कम से कम एक बार ला के देखें और उससे प्रयोग करें। तो अगला जो मेरा प्रश्न इस विषय में, इस पूरे शेड को बनाने में अपनी लागत कितनी आई? सर, जो हमने ये शेड एक बार में नहीं बनाया, तो 3 या 4 बार में बनाया जी। तो अगर आज के हिसाब से हम खर्चा लगाएं तो तकरीबन जो ये हमारा शेड है 300 फीट बाय 90 फीट का शेड है, जी। तो इस पे तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो खर्चा जो जिस सेटअप में हमने बनाया तो उस पे आ रहा है। 1.5 से 2 करोड़। अगर मैं खाली बात करूं कि हम इस शेड को छोड़ दें, हाँ जी। केवल गोबर गैस प्लांट अगर बनाना हो तो आज की डेट में खाली गोबर गैस प्लांट का खर्च कितना आएगा? तो जो गोबर गैस प्लांट का हमारा उस टाइम तकरीबन 6 लाख रुपए खर्चा आया था। अगर हम पाइपलाइन लगा ले सारा 7 लाख मैक्सिमम जो खर्चा था। तो आज अगर हम लगा लें कि अगर डबल भी हो गया तो मेरे ख्याल से ये 10 से 12 लाख में इतना बड़ा बायोगैस प्लांट बन सकता है। 10 से 12 लाख रुपए में बायोगैस प्लांट बन सकता है। इसके ऊपर कोई सरकारी सब्सिडी भी आपको मिली या वर्तमान में है कुछ? सर, हमें नहीं मिली कोई भी सब्सिडी, बट इस पर शायद सब्सिडी है बायोगैस प्लांट पे। बायोगैस हाँ, वो स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा में कुछ होगी, हिमाचल में कुछ होगी, वो स्टेट वाइज हाँ। वर्तमान समय में जो आपकी गौशाला के खर्च हैं, उसका आमदनी का मुख्य सोर्स दूध ही है। हाँ जी, मुख्य सोर्स दूध ही है। तो क्या हम खर्चों को मेंटेन कर पा रहे हैं कि अभी भी आपको अपनी व्यक्तिगत इनकम में से कुछ देना पड़ता है? नहीं सर, हम अपने खर्चे पूरी अच्छे से निकाल पा रहे हैं और इनकम भी हमें इनकम भी होती है। तो देखिएगा, परोपकार के कार्य के साथ साथ, यानी कि पूरे गांव को निःशुल्क ऊर्जा देने के साथ साथ अपनी गौशाला के सभी खर्चे भी ये निकाल पाते हैं। इससे अद्भुत कार्य भला और क्या होगा। तो मैं सभी हरियाणा में, पंजाब में जितनी भी गौशालाएं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार इस मॉडल को अपनाएं, क्योंकि अब सरकार की सब्सिडी भी काफ़ी है। उसके विषय में हम आपको फिर से जानकारी देंगे। सब्सिडी के विषय में काफ़ी सब्सिडी सरकार दे रही है और इसे आप अपनी गौशालाओं में लागू करें, क्योंकि इससे आपको, अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो इससे हमारा सबसे पहले राष्ट्र मजबूत होगा, क्योंकि आज हमारा देश जो है ऊर्जा के स्रोत में पिछड़ा हुआ है और हमारे जो आर्थिक नुकसान है पर वर्ष, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत पेट्रोल डीजल की वजह से है, गैसेज की वजह से है। तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। दूसरा, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व इस प्रकृति के प्रति है, तो हमारी प्रकृति को भी लाभ होगा। वो इस तरीके से लाभ होगा कि जो गौशाला से गोबर निकलेगा वो आपके खेत में डलेगा, अच्छा अन्न उगेगा, अच्छा फल उगेगा, अच्छी सब्जियां उगेगी और जो धरती में जहर डाल रहे हैं उसका विकल्प मिलेगा। तो जीव जो धरा के अंदर हैं, जो कभी पंजाब में 1 से 1.25 करोड़ जीव 100 ग्राम मिट्टी में होते थे, आज मात्र 7,000 में सिमट गए। वो पुनः वो जीवों की संख्या बढ़ेगी। किसी को जीवन दान देने का कार्य आप कर पाएंगे, कैंसर भी कम होगा। समाज के दृष्टिकोण से देखो तो समाज को शुद्ध ईंधन मिलेगा, कम लागत में मिलेगा, और व्यक्तिगत रूप से देखो तो आपको आत्मिक तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी कि आप इस प्रकृति के कार्य में भागीदार बने, जीव हत्या को रोकने में आप सहायक हुए। तो आप इस कार्य को अवश्य कीजिए। अंत में मैं एक अंतिम संदेश भाई जी से लेना चाहूँगा और फिर हम इनसे विदा लेंगे। जी भाई जी। जी, ऐसा है जी, हमने जैसे आप अभी बता रहे थे कि मिट्टी में बहुत जो जीव है वो ख़त्म हो गया, तो हमने ये प्रैक्टिकल किया है कि कुछ जगह पे लोगों को जो यूरिया है वो सीधा मतलब पौधे के नीचे डालना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन में ताकत ही नहीं रही है कि वो यूरिया को एक जगह से लेके दूसरी में ले जाए। हम जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, हम बरसीम की खेती करते हैं, बरसीम लगाते हैं गाय के लिए। तो हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जो हम अपने खेतों में यूरिया बहुत कम लगाते हैं, और अगर लगाते हैं तो बरसीम की पहली कटाई पे लगाते हैं, उसके बाद हमें 6 कटाई बरसीम दे देती है बिना किसी यूरिया के
करता हूँ क्योंकि हमने अपने खेत में इतना गोबर डाल रखा है कि वो एक बीज उगता है कि उसकी जो बीज जो मतलब उगता है वो सारे प्रॉपर आते हैं, जर्मिनेशन जो बोलते हैं, टर्मिनेशन बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है जी। और बाकी खेतों में वो बहुत कम है, वो लोग नहीं डालते। फिर हमारे खेतों में आप देख लो वो रेड बग जो फेल पास हम बोलते हैं जी पंजाबी में, वो बहुत होते हैं, मतलब वो कीटाणुओं को खा लेते हैं। अब नहीं तो हमें स्प्रे करना पड़ता है जी। तो ये डिफरेंसेस हमने देखे हैं। बाकी मैं जितने भी गौशाला हमारे पंजाब में पूरे इंडिया में हैं उन सभी को मैं बहुत को मैं मिल चुका हूँ, बहुत को मैंने अपने सिस्टम के बारे में बता रखा है कि हम गौशाला का जो खर्चा है वो बहुत कम कर सकते हैं। जो बिजली भी हम इससे बना सकते हैं। अगर आप गैस बाहर सप्लाई नहीं कर पाते हो तो एक जनरेटर से बिजली बना के अपनी गौशाला में बिजली भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें चाहिए कि जो गौशाला है हम उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करें, कि ना कि हम किसी पे डिपेंड रहें कि अगर हमें बाहर से पैसा आएगा तो तब गौशाला चलेगी। तो वो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक जो बायोगैस प्लांट है एक बहुत बड़ा साधन है। और आपको गैस गोबर पेशाब हमारे पास जो गौमूत्र है वो आ रहा है, उससे हम गैस बनाकर बायोगैस प्लांट भी चला सकते हैं और गैस भी चला सकते हैं जिससे खाना बनेगा, और जनरेटर भी चला सकते हैं जिससे बिजली बन सकती है। तो सभी बायोगैस प्लांट की तरफ जाएं। अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो हम बताएंगे। और जो बोलते हैं कि जो ये कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ 10 साल से पिछले चल रहा है, तो हम किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि ये पिछले 10 सालों से चल रहा है। 1% मेरा जो छूट गया था, मुझे पता चला कि आपका कुछ विदेश में भी कार्य है। हाँ जी सर, हमारे विदेश में अमेरिका में मेरे पापा सेटल्ड हैं, बाकी हमारा दुबई में भी स्क्रैप का था। तो देखिएगा, एक नौजवान ठीक भगत सिंह के स्वरूप में खड़ा है। क्रांति विचारों की होती है, समाज को कुछ देने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं उसी को क्रांति कहते हैं। भगत सिंह ने इस देश को आज़ादी दी, और जो एक नवयुवक भगत सिंह के स्वरूप में हमारे सामने खड़ा है वो इस देश की खेती को बहुत कुछ देने के लिए आतुर है, इस देश की गौशालाओं को देने के लिए बहुत कुछ आतुर है। बल्कि मैं ये कहूँ कि समाज की जो खेती है 70% जो समस्या है वो हल करने के लिए नया भगत सिंह हमारे बीच में है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इनसे विदाई लूँगा, और विदाई में क्योंकि मुझे कुछ दक्षिणा ज़रूर चाहिए, तो मैं दक्षिणा के रूप में इनसे चाहता हूँ कि एक कम से कम, आप मेरी बात ना माने तो कम से कम एक देसी गोवंश ज़रूर आप एक बाड़े में रखें और उसको अनुभव करें। तो वो हमारी परंपरा भी है, तो ये आप हमें दें। अगली बार जब हम आएंगे तो हमें मिलेगी एक देसी। मैं कोशिश करूँगा कि हम रखें और आपको मैं उसका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम, जय भारत।